हेलो एवरीवन। आज हम पिछले टॉपिक को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। हमने कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना था और हमने ये भी देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, उसे मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होती है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमने ली थी कि उसे हम कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, या हमने ये देखा था कि एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। अब इसी में एक बिल्कुल छोटा सा एक और टॉपिक होता है, एक क्वेश्चन की तरह अराइज होता है वोल्ट मीटर से जुड़ा हुआ कि लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर क्या है। कहने का मतलब क्या, लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम काउंट, मतलब जो कोई एक वोल्ट मीटर है वो मिनिमम कितना वोल्टेज काउंट कर सकता है। इस चीज़ को बताने की कोशिश हम आज करेंगे। तो हमने क्या कहा, आज हम जानने वाले हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है। आज हमारा ये सीखने का टाइम है। ठीक है, हमने क्या कहा, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम काउंट। मान लीजिए ये किन्हीं दो वायर्स के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वोल्ट मीटर। ये तो हुआ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। असल में ये कुछ ऐसा एक डिवाइस होता है जो एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा दिखता होगा। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, इसमें एक निडल होती है और मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं। मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, ऐसा कुछ, मान लीजिए 200 तक कुछ इसके लिखे होते हैं मेजरमेंट के स्केल पे। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये वोल्ट मीटर है तो ये मिनिमम कितना डिफ्लेक्ट होगा। मिनिमम दो वायर्स के बीच में अगर हमें वोल्टेज का मेज़रमेंट करना है तो कितना मिनिमम वोल्टेज को मेज़र कर पाएगा, या उसकी जो मिनिमम कैपेसिटी होगी मेज़र करने की, उसे ही हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। मान लीजिए अगर ये कोई वोल्ट मीटर है, इसमें कई सारे और छोटे स्केल्स भी हैं। अगर ये 10 है तो ये 1, 2, 3, 4, 9 ऐसा कुछ होगा, ये 11, 12 और 13 ऐसा कुछ होगा। मतलब जैसा हमारे स्केल में होता है कि सेंटीमीटर्स के बीच में मिलीमीटर्स की भी कुछ लाइंस होती हैं, तो वैसा कुछ अगर ये मेज़र कर पा रहा है, तो अगर इसका ये एक डिफ्लेक्शन, एक स्केल का एक लाइन भी मेज़र कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 मिलीमीटर जो भी जितने वोल्टेज के बराबर हो उतना वोल्टेज ये वोल्ट मीटर हमारा मेज़र कर पा रहा है। तो इसी सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के डिफाइन करने जा रहे हैं लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। तो हमने क्या देखा, मैं देखा द मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज measured by the voltmeter is called the least count of the voltmeter। जो वोल्टमीटर हमारा बिल्कुल मिनिमम जो भी काउंट कर पा रहा है उसे ही हम कह रहे हैं लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर। और अगर हम स्केल के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ
1 division on the scale of a voltmeter is the least count of voltmeter। तो ये दो पॉइंट्स हमने वोल्टमीटर के लिस्ट काउंट के रिगार्डिंग देखे। बहुत छोटा सा टॉपिक था, कहीं आपके एग्जाम में पूछ ना लिया जाए किसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके, इस वजह से हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। ये दो पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो कि है हमारा लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर। आगे बढ़ते हैं। हमने अपने क्लासेस के शुरुआती टाइम में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, लेकिन उसे हमने सिस्टमैटिक ऐसे उस समय नहीं पढ़ा था कि जैसे अगर एज अ क्वेश्चन हमें मिलता है तो उसे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है एज अ आंसर। उस समय हमने एक कॉन्सेप्ट के तरीके से उसे पढ़ा था, जो कि हमें हेल्प करता उस समय अगले टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमारा टॉपिक है उसको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे कि एज अ क्वेश्चन अगर वो हमें एग्ज़ाम में मिलता है तो हमें कैसे उसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक अभी, इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसा आपको एग्ज़ाम में लिखना है वैसा आप यहाँ पे देख पाएँ। चीज़ें सारी वही हैं जो हम समझ चुके हैं, बस हम उसे एक जगह पे असेंबल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने क्या देखा था, पहली जानकारी जो हमने ली थी वो इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ी हुई ये थी कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लिख सकते हैं the rate of flow of charges in a conductor is known as the electric current। कंडक्टर में ही तो चार्जेस फ्लो होंगे, इंसुलेटर में तो होंगे नहीं, इसलिए हमने ये टर्म यहाँ पे यूज़ कर लिया ताकि हमारा आंसर थोड़ा अच्छा दिखे। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अमाउंट है चार्ज का जो किसी, हमने देखा था एक एग्जाम्पल में कि मान लीजिए इस वायर में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो हमने एक बैरियर का एग्जांपल लेके देखा था कि यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में, उसे हम यूनिट टाइम कह रहे हैं, कि कितने चार्जेस इस सेक्शन से इस सेक्शन में आ रहे हैं या इस बैरियर को पार कर रहे हैं। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं an electric current is defined as the amount of charge, then electric current, the amount of flowing through any cross section of the conductor in unit time। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हुई। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। ये क्रॉस सेक्शन क्या है, हमने जैसे यहाँ पे एक बैरियर लिया था, मान लीजिए
ये आपका कोई एक सिंपल सा वायर है, ये मान लेते हैं इंसुलेटर की कोटिंग है, और इसके अंदर ये हमारा मेन वायर मूव कर रहा है। हमने क्या किया, हमने एक सीजर ली या ब्लेड लिया और यहाँ से ऐसा इसको कट कर दिया, बीच से ऐसा कट कर दिया, और इस वायर को जो कि ऐसा था जिसे हमने ऐसे कट कर दिया, कट करने के बाद हमने ये हिस्सा हटा दिया और बचे हुए हिस्से को ये ऐसे उठा के ऐसे देखा हमने। तो ये जो एरिया हमें दिख रहा है, ये जो रेड कलर का मार्कर का पार्ट हमें दिख रहा है, वायर का वही पार्ट कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर हमें इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया देखना हो तो हम क्या करेंगे, हमने कट किया और इसे ऐसा उठाया, इस वायर को हमने ऐसे उठा लिया, तो उठाने पे हमें कैसा दिखेगा ये वायर, हमें ये वायर साइड से कुछ ऐसा सर्कुलर दिखेगा, और ये जो रेड वायर है इसके अंदर ऐसा एक डॉट जैसा दिखेगा। ठीक, इसे ही हम कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे किसी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसे ही हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं थी, सिंपल सी बात है कि पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन से, उसे ही हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आगे देखते हैं। और इस डेफिनेशन से अगर हमें फॉर्मूला जनरेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं लेट Q be the charges flowing through any cross section in unit time small t and the electric current through the wire is given by, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिख रहे हैं I जो कि इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा होगा I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ये होगा हमारा Q/T, चार्ज फ्लो रेट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसे हम कह रहे हैं चार्ज अपॉन टाइम। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और एक चीज़ हमने देखी थी कि ये जो करंट है इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट of the electric current is क्या है, हमने पहले ही पढ़ा है, आपको याद भी होगा, एम्पियर। एम्पियर, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। ठीक, हमने जान लिया जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चार्ज बाय टाइम होता है, चार्ज फ्लो रेट होता है, या ये कहें पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन से, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं, और इसकी यूनिट को हम कह रहे हैं एम्पियर। तो अगर हमें एग्ज़ाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले जिसमें ये कहा जाए कि आप हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करके बताइए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखते हैं हम। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा है करंट का, जिसे हम कह रहे हैं करंट जो है चार्ज फ्लो रेट है, और इसे ही हम एम्पियर में मेज़र कर रहे हैं। ठीक, और अभी हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो ये जो Q है ये हमारा चार्ज है, और ये जो T है ये हमारा टाइम है। अगर हम करंट को एम्पियर में मेज़र करते हैं
तो हम चार्ज को किस में मेज़र करते हैं? चार्ज को हम मेज़र करते हैं कूलम में, और इसे ही हम डिनोट करते हैं C से। और जैसे हम करंट को एम्पियर में, चार्ज को कूलम में मेज़र करते हैं, उसी तरह हम टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में, और इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल t से। तो इतनी जानकारी मोर देन सफिशिएंट है कि आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर पाएँ। हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब हमें कोई भी क्वांटिटी 1 के टर्म में डिफाइन करनी हो, चाहे वो 1 वोल्टेज हो, 1 एम्पियर हो, 1 न्यूटन हो, कुछ भी हो, तो हम सारी क्वांटिटीज़ के आगे 1, सबसे पहले 1 लिखते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे 1 एम्पियर मेज़र करना है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो हम 1 एम्पियर को 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड लिखते हैं सबसे पहले। अब इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये मॉरल निकाल सकते हैं, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो किसी कंडक्टर में तब कहा जाएगा कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो। क्या कह रहे हैं हम? हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी अ 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जो हमने कहा अब वो हम लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ डिफाइन करने क्या जा रहे हैं? यहाँ हम डिफाइन करने वाले हैं 1 एम्पियर को। शॉर्ट में एक बार समझते हैं क्या है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर वो करंट है जो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज को फ्लो करा दे। बस सिंपल। अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट through a conductor is said to be 1 एम्पियर इजी हो समझने में। said to be 1 एम्पियर if 1 coulomb of charges flow through any cross section। ओके, इस ये क्रॉस है, शॉर्ट में हमने सिंबल बना दिया। आप ऐसा लिखिएगा क्रॉस सेक्शन, ये मत लिखिएगा, ये लिखिएगा। हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ the conductor in 1 second। वही चीज़ लिखी हमने कि किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसे ही हम कह रहे हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट। और हमने एक चीज़ और देखी थी कि करंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं हो रहा था। मान लीजिए हमें 1 एम्पियर करंट को कहीं पे फ्लो कराना है, तो अगर हम चाहे इस वायर में फ्लो कराएं, चाहे इस वायर में फ्लो कराएं, चाहे इस वायर में फ्लो कराएं, किसी भी वायर में फ्लो कराएं, डायरेक्शन से उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इधर भी 1 एम्पियर जा रहा, इधर भी 1 एम्पियर जा रहा और इधर भी 1 एम्पियर जा रहा है, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, और देखते हैं। अभी जैसे इस लेक्चर के शुरू में हमने देखा कि वोल्ट मीटर करके कोई चीज़ होती है और उसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया था कि लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है। तो उसमें हमने देखा कि जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज है, जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज है जो कि एक वोल्ट मीटर मेज़र कर पा रहा है,
उसे ही हम कह रहे हैं लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। तो वैसे ही एक और डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं, जो करंट को मेज़र करे, जो एम्पियर को मेज़र करे, उसे हम कह रहे थे अ मीटर। हमने इसके लिए क्या एक ट्रिक बनाई थी याद रखने के लिए, जो एम्पियर को मेज़र करे मीटर, वो एमीटर। तो हम इसे कहते हैं अमीटर। अमीटर क्या, जो इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करे। और जैसे हमने लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर अभी देखा, उसी तरह लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर करके भी एक चीज़ होती है, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ होने वाली है, और थोड़ी देर पहले भी हमने ये चीज़ देखी है वोल्ट मीटर के केस में, तो भी आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ होने वाली है। जैसे हमने देखा था कि कोई एक वोल्ट मीटर था जो कितना डिफ्लेक्शन, कितना वोल्टेज मेज़र कर पा रहा है, मिनिमम कितना वोल्टेज मेज़र कर पा रहा है, वो उसकी लीस्ट काउंटिंग थी। उसी तरह कोई डिवाइस जो कि एमीटर है, वो कितना मिनिमम फ्लो ऑफ करंट को मेज़र कर पाएगा, वही उसका लीस्ट काउंट होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एमीटर करके कोई डिवाइस है, और ये कोई वायर है जो यहाँ से आ रही और ऐसे जा रही, इधर कुछ वो सर्किट पे कनेक्ट है, वो चीज़ अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम बस देख रहे हैं कि वायर में कितना फ्लो हो रहा है करंट का। तो इस वायर से जो करंट फ्लो होगा वो इस वायर को जाना है, और इसके बीच हमने क्या किया, एक एमीटर लगा लिया। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि ये सीरीज अरेंजमेंट है। वोल्ट मीटर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि ये वोल्ट मीटर जो है ये सर्किट के साथ पैरेलल अरेंजमेंट में रहता है, और ये जो एमीटर है ये करंट के साथ सीरीज में रहता है। ये सीरीज में क्यों रहता है ये भी हम देखेंगे आगे, बहुत कुछ टफ नहीं है ये, अभी बस आप ये जानिए कि सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो ऐसे जो कोई करंट फ्लो हो रहा है वो इस डिवाइस से होते हुए इस वायर में जाएगा, और अगर इस डिवाइस से होते हुए जाएगा तो जो हमारा एमीटर है उसमें ये जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। अगर ये निडल है, इसमें करंट ऐसे पास हो रहा है, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, जितने भी एम्पियर का करंट होगा उतनी मेजरिंग कर लेगी। तो अगर इस पे ऐसे कुछ मेजरमेंट की टर्म्स लिखे हैं, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, ऐसे कुछ टर्म्स लिखे हैं, तो ये निडल जिस वैल्यू पे रहेगी ये हमें बता देगी कि इस वायर से कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर इस केस में जो मिनिमम वैल्यू हमारी निडल है, वो जो मिनिमम वैल्यू शो करेगी वही होगा इसका लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। ठीक, ये तो हमने यहाँ पे समझ ली लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर की। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू ज़्यादा हो तब अच्छा है या कम हो तब अच्छा है। ज़्यादा मतलब ये जो लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर है, मान लीजिए निडल 10 के नीचे नहीं आ पा रहा, मतलब मिनिमम काउंट इसका जो है वो 10 है। ठीक, तो ये हमारे लिए सही है या उतना सही नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो हमारा एमीटर है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा जो ये एमीटर है ये मिनिमम 10 तक ही डिफ्लेक्ट होगा, इसके नीचे डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इस केस में अगर इस वायर में से कोई भी वैल्यू जो कि 10 से कम की है, जैसे 9, 8, ऐसे कोई एम्पियर का करंट अगर फ्लो होगा तो ये निडल तो 10 के इधर जाएगी नहीं। इसका मतलब 9, 8, 7 ऐसी कोई वैल्यू जो है ये एमीटर मेज़र कर नहीं पाएगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारा एमीटर जो है इतना एक्यूरेट नहीं है, इतनी एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये 10 से कम की वैल्यू हमें बता ही नहीं पा रहा। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 10 है और अगर करंट हमने फ्लो कराई 6 एम्पियर की,
तो ये तो 10 ही शो करेगा क्योंकि इसकी तो मिनिमम वैल्यू 10 है, 10 से नीचे जाएगा नहीं। तो ये हमारे लिए उतनी अच्छी बात नहीं होगी एमीटर के केस में। तो हम कहेंगे कि हमारा एमीटर एक्यूरेट नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अब हम लिखने की कोशिश करते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। एमीटर इज, यहाँ पे हमने क्या देखा, एमीटर जो है हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच होता है सर्किट में। तो वही चीज़ हम लिखने जा रहे हैं कि एमीटर इज ऑलवेज connected in series with the electrical circuit। ठीक, एक चीज़ हमने वो देखी, वो लिख ली। और हमने क्या देखा कि जो मिनिमम डिवीज़न ये मेज़र करेगा वही इसका लीस्ट काउंट होगा। तो हम लिख सकते हैं the minimum deflection measured by an ammeter in a scale board is termed as least count of ammeter। ये भी हमने जो देखा वही लिखा, ये भी वही लिखा है हमने जो हमने अभी एग्जाम्पल से देखा है। और हमने क्या देखा कि जो कोई एमीटर है उसकी एक्यूरेसी किस बात पे डिपेंड करेगी, इस बात पे कि वो कितना मिनिमम काउंट कर पा रहा है करंट को, एम्पियर की कितनी मिनिमम वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब वो चीज़ देखते हैं कि लेसर द लीस्ट वैल्यू ऑफ द ammeter, more will be the accuracy of the device or ammeter। ये भी वही चीज़ है जो हमने अभी यहाँ पे देखी थी। तो ये हमने एमीटर के बारे में कुछ चीज़ें जान ली। अब आगे देखते हैं। अब हम किसी सर्किट में प्रॉपरली देखने वाले हैं कि कैसे उनमें करंट फ्लो होता है। मान लीजिए कोई वायर थी जो अभी तक हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसके अंदर क्या कोई एक कंडक्टर फ्लो हो रहा था। तो अब हम इसे जूम करके जस्ट ये जो रेड लाइन है जो कंडक्टर पार्ट है इसे देखने वाले हैं। हमने क्या देखा था कि ऐसे कोई वायर जिसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, ये हमारा वायर है जिसे हमने जूम कर दिया है। और इसका एक पॉइंट जो है हमने इधर एक बैटरी के टर्मिनल से ऐड किया, इसका एक ये पॉइंट इधर किसी बैटरी के टर्मिनल से ऐड किया। ये जो बिगर साइड है हम इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में प्लस टर्मिनल कहते हैं, और ये जो स्मॉलर वन है इसे हम निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कहते हैं। ये क्या है हमारी बैटरी, ये क्या है हमारी की, मतलब ये बटन जैसा, इसे हम प्रेस करेंगे स्विच जैसा तो करंट फ्लो होगा। और अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मेन रीज़न है करंट के फ्लो होने का, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक,
तो अब हम ये जानना चाहें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होंगे, इधर फ्लो होंगे या इधर फ्लो होंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड जाएंगे, ये जानना है हमें। तो ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसा हमने क्लास के शुरू में देखा था कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसी तरह दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये सारे में नेगेटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो इधर आएगा नहीं क्योंकि ये इसे रिपेल कर रहा है। और इसके अपोजिट दूसरे साइड में ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, सारे ही ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव होगा या इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये जानना चाह रहे हैं हम। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स जिनसे हम आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक बकेट में पानी है या एक बाउल में, स्टील बाउल में मान लेते हैं हम, ये हमारा बाउल है कोई जिसके अंदर पानी है और इसका टेम्परेचर जो है हम मान लेते हैं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब बहुत गर्म है। और एक हम इससे थोड़ा बड़ा बाउल लेते हैं और इसमें भी हमने पानी रखा हुआ है और इसका जो टेम्परेचर है वो हम मानते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, अब हमने क्या किया, इस बाउल को, पानी बस नहीं, पूरे बाउल को उठाया और इसके अंदर रख दिया इस पानी में। मान लेते हैं अगर ये रेड कलर से रिप्रेजेंट होता हो तो हमने क्या किया, ये बाउल यहाँ लाया और यहाँ इसे रख दिया। इसका पानी इसी के अंदर है और इसका पानी भी इसी के अंदर है। तो हम इसे अगर थोड़ा टाइम दें, 10 मिनट 20 मिनट, तो हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा लो हो जाएगा। मतलब ये 80 वाला लगभग आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलेगा और ये जो 20 वाला है ये आपको लगभग 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलेगा। अगर आप इसे और भी टाइम दें तो ये दोनों लगभग, अगर ये 60 है तो ये दोनों लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाएंगे। मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी एनर्जी हो, कोई भी मोशन हो फिजिक्स में, तो वो हमेशा हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू में मूव करता है। अच्छा, एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। मान लीजिए एक कोई ये बलून है जिसमें आपने एयर फ्लो करके इसे पूरा फुला लिया है, और एक दूसरा बलून है जो अभी फुला हुआ नहीं है, वो ऐसा कुछ है। आपने क्या किया, इसके पॉइंट को और इसके एंटरिंग पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर दिया और इसे ऐसे रिलीज किया कि इसकी एयर बाहर ना जाए। तो आप देखेंगे ये जो एयर है इसका मोशन इस बलून में होने लगेगा। ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर था वो हाई था, यहाँ पे जो प्रेशर था वो लो था। तो अभी हमने क्या देखा
कि कोई भी एनर्जी हो वो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ मूव करती है। तो सिमिलरली जो यहाँ पे बैटरी में कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ वोल्टेज होगा, कुछ तो चार्जेस होते हैं, तभी हम बैटरी से टॉर्च जला लेते हैं, बैटरी से ट्रिमर यूज़ कर लेते हैं, बैटरी से और भी टॉयज़ हैं सारे वर्क करते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे जो डिफरेंस रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता है। तो इन सब एग्जाम्पल से हम ये जान सकते हैं कि ये जो फ्लो है चार्ज का, वो करंट का या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो फ्लो ऑफ करंट जो है इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो यहाँ से हमने एक जानकारी ली कि जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, करंट फ्लो डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इज opposite to the direction of flow of electron। ठीक, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको बहुत हर बार जब भी आप सर्किट बनाएंगे तो ऐसा आपको दिखेगा, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि भाई इलेक्ट्रॉन तो इधर मोशन कर रहा है लेकिन करंट इधर क्यों मोशन कर रहा है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आपको ये चीज़ पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हुई एक बात। अब और जानते हैं। इसी चीज़ में हमने देखा कि ये जो हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज की वजह से हो रहा है, मतलब चार्ज इधर मोशन कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, किधर भी मोशन कर रहे हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो चार्ज मोशन में आ रहे हैं वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक टर्मिनल के पास ज़्यादा वोल्टेज की वैल्यू है, दूसरे पे कम, और इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके पास पॉजिटिव टर्मिनल है उस ओर मूव कर रहा है। तो हमने पहले क्या देखा कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन पे या चार्ज के मोशन पे डिपेंड कर रहा है, और ये चार्ज का मोशन है ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो करंट है हमारा ये भी पोटेंशियल डिफरेंस पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट is the effect of electric potential difference। ये दो पॉइंट हैं जो आपको समझने थे और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आपको आगे जब भी आप कोई सर्किट पढ़ें या चार्जेस का मोशन पढ़ें तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और ये बात मानने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि इलेक्ट्रॉन का मोशन अलग डायरेक्शन में है और करंट का मोशन अलग डायरेक्शन में है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन ज़रूरी थी कि आगे बढ़ने से पहले आप ये चीज़ें जान लें। तो आज हम इतना ही रखते हैं और कल हम प्रॉपरली अपना ओम्स लॉ पढ़ेंगे, जो हम 2 दिन से कह रहे हैं कि आने वाला है। तो कल हम ओम्स लॉ को देखेंगे कि वो है कैसा लॉ, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करके रखिएगा ताकि आगे पढ़ने में कोई भी डाउट ना रहे। ओके।